हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष पाठशाला में। आज मैं आपको वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है AB। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है AB जो कि -Q और +Q कूलाम आवेशों से मिलकर बना है। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर इसकी अच्छी स्थिति में एक बिंदु P स्थित है, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम लोग देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव की ये हेडिंग है, ठीक है भाई, कि अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपका चित्र है, पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले देखेंगे, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। वैद्युत द्विध्रुव -Q तथा +Q कूलाम के आवेशों से बना है, या -Q तथा +Q कूलाम के आवेशों से मिलकर बना है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव -Q तथा +Q कूलाम आवेशों से मिलकर बना है, या इस वैद्युत द्विध्रुव के आवेश -Q और +Q कूलाम हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। इन आवेशों के बीच अल्प दूरी 2L मीटर है। ये देखिए भाई, ये वाली -Q से O तक की दूरी L है, +Q से O तक की दूरी L। तो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना हो जाएगी? L और L 2L मीटर, ठीक है। इन आवेशों के बीच अल्प दूरी 2L मीटर है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर इसकी अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर इसकी अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आगे देखेंगे हम लोग भाई, माना कि वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों +Q तथा -Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 व E2 हैं। एक बार -Q से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर +Q आवेश के -Q आवेश के कारण एक बार निकालेंगे, फिर +Q आवेश के कारण, ठीक है भाई। जो देखो, ये बिंदु +Q की आवेश +Q से दूरी, बिंदु P की आवेश +Q से दूरी, यही समझना है। आवेश +Q से, सबसे पहले आप ये देखो, -Q से O तक की दूरी L है। अब O से P तक की दूरी R, तो ये पूरी डिस्टेंस कितना हो जाएगी? ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक P तक, -Q से P तक की दूरी हो जाएगी, P से O तक की दूरी है R और ये वाली दूरी है L। तो ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी R + L, R + L। और +Q से P तक की दूरी, ये पूरी डिस्टेंस है R। आपको इतनी दूरी केवल निकालना है, तो पूरी दूरी में से इतना घटा दोगे तो ये दूरी आ जाएगी। तो -Q से P तक की दूरी R + L, +Q से बिंदु P तक की दूरी R - L, ठीक है भाई। बिंदु P की आवेश +Q से दूरी R - L है, तथा आवेश -Q से दूरी R + L है। वही जो आपको बताया कि -Q से दूरी P की R + L है, और +Q आवेश से P की दूरी R - L है, ठीक है भाई। अब हम लोग करेंगे क्या, एक एक बार देखेंगे। देखो, आवेश +Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, आवेश +Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर E1 मान लेंगे, ठीक है भाई। आवेश +Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E1 मान लेंगे।
तो ये हो जाएगा E1 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपन आर माइनस एल स्क्वायर, क्योंकि प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है, आर माइनस एल। तो इसीलिए यहाँ पे नीचे ये जो लिखे हैं आर माइनस एल का होल स्क्वायर। वैद्युत किसी बिंदुवास के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है ना, E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर। तो यहाँ भी नीचे यहाँ पे आर लिखा जाता है डिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ परावैद्युतांक है के, तो के परावैद्युतांक लिखा गया है। और ये वो जो डायरेक्शन है बीपी दिशा में, E1 का बीपी डायरेक्शन में, देखो भाई E1, ये E1 है और इसकी दिशा देखो ये बीपी दिशा में, ये वाली दिशा, इसको देखना है आपको। E1 की जो डायरेक्शन है वो इस दिशा में है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है बीपी दिशा में। तो आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। क्योंकि आवेश Q से बिंदु P तक की दूरी, आवेश प्लस Q से बिंदु P तक की जो दूरी है वो आर माइनस एल है, इतनी डिस्टेंस है आर माइनस एल, ये वाली दूरी, ठीक है। क्योंकि P से यहाँ तक की दूरी थी R और इतनी दूरी हमको पता है L, तो पूरी दूरी में से इतनी दूरी घटा देंगे तो इतनी दूरी आ जाएगी। अब हम माइनस क्यू, वो प्लस क्यू के कारण हो गया, अब माइनस क्यू के कारण, आवेश माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर, प्लस क्यू के कारण E1 माने थे, माइनस क्यू के कारण E2। अब वही फार्मूला 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू, यहाँ डिस्टेंस बदल जाएगी क्योंकि E2 से जो P की दूरी है, सॉरी, ये जो हम यहाँ कर रहे हैं ये माइनस क्यू के कारण कर रहे हैं। तो माइनस क्यू से P की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक है R और ये इतनी डिस्टेंस L, तो पूरी डिस्टेंस हो जाएगी भाई R प्लस L। तो वही यहाँ पे पूरा सब कुछ वही है, फिर यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है उसको हो गया R प्लस L का होल स्क्वायर, और इसकी E2 की दिशा PA दिशा में, PA दिशा में ये वाली देखो E2 की, ठीक है भाई, डायरेक्शन। अब हम लोग करेंगे क्या, आगे देखेंगे। तीव्रताएं E1 व E2 एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत दिशाओं में हैं, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ये E है भाई, ठीक है, परिणामी तीव्रता को E से डिनोट करेंगे। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E इनके अंतर के बराबर होगी तथा BP की दिशा में होगी, क्योंकि E1 इज ग्रेटर देन E2। यहाँ पर हम लोग देखेंगे E1 इज ग्रेटर देन E2, तो यही वाली दिशा अंततः होगी, ठीक है भाई, ये जो दिशा है BP दिशा। अब हमको कुछ नहीं करना है, E1 का मान, ये E1 का मान है और यहाँ से E2 का मान इसी में रखेंगे। अब रखेंगे भाई E1 का मान है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस E2 का मान देखेंगे भाई। E2 का मान है 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। वन अपान 4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर,
ये है, ठीक है। हल करेंगे इसको हम लोग। अब हमको परिणामी तीव्रता ई निकालनी है, ठीक है, और परिणामी तीव्रता E1 और E2 के अंतर के बराबर ई होगी, तो इसी को निकालेंगे। यहाँ से देखेंगे भाई, Q और ये Q, ये इतना कॉमन में है, Q/4πε0K, ये पूरा इतना कॉमन में है, तो हमारे पास बचेगा क्या? यहाँ बचेगा 1/r-l का होल स्क्वायर माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर। ये बचेगा भाई Q/4πε0 के 1/r-l का होल स्क्वायर माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, आगे हम लोग हल करेंगे। ये हो जाएगा Q/4πε0 के, ये हो जाएगा, इसको हल कर लेंगे जैसे फ्रैक्शन हल करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा r+l का होल स्क्वायर माइनस r-l का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा r-l का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा r+l का होल स्क्वायर। आप इसको ऐसे हल कर सकते हैं या ऐसे कह सकते हैं कि इसका जैसे एलसीएम ले लीजिए, या ऐसे समझ सकते हैं कि इसका तिर्यक गुणा कर लीजिए। इसका इसमें गुणा कर दिया हूँ, ये हो गया, इसका इसमें गुणा कर दिया हूँ, तो और नीचे इन दोनों का आपस में गुणा कर दिया हूँ, ठीक है। चाहे जिस तरीके से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको करना क्या है भाई, ये ऐसे लिख देंगे 4πε0K, यहाँ ध्यान देना है। इसमें a+b का होल स्क्वायर लगाएंगे, ए मतलब पहले r² + l² + 2rl, ठीक है भाई, माइनस इसमें a-b का होल स्क्वायर लगाएंगे, यानी r² + l² माइनस 2rl, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आई? ठीक है ना, ये करेंगे। a+b का होल स्क्वायर इसमें लगाया हूँ मैं, a-b का होल स्क्वायर यहाँ पे लगाया हूँ, ठीक है। इसको भी नीचे ऐसे लिख देंगे r-l का होल स्क्वायर, फिर r+l का होल स्क्वायर। अब हम लोग आगे देखेंगे, Q/4πε0K, अब ये हो जाएगा r² + l² + 2rl। अब यहाँ माइनस चिन्ह है, तो ये हो जाएगा -r² माइनस l², ये माइनस इसको प्लस कर देगा, + 2rl। पूरे का जब बटा करेंगे भाई, पूरे का जब बटा करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा r² माइनस l² का होल स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। r² माइनस l² का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, r² से r² कैंसिल, l² से l² कैंसिल, ये हो जाएगा Q/4πε0K, और 2 और ये 2, ये हो जाएगा भाई 4rl अपान r² माइनस l² का ये होल स्क्वायर, ठीक है भाई। एक काम करेंगे यहाँ पे हम लोग, काम ये करेंगे कि ये पहले इसको ऐसे लिखेंगे Q/4πε0K, इसको लिख देंगे 2l, और इसको ऐसे लिख सकते हैं r, यहाँ पे हो जाएगा भाई 2r, ठीक है, 2 2 4, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा 2r
और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इसको 4 को 2l इंटू 2r के रूप में लिख दिया हूँ, ठीक है। अब इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/4πε0 के, और ये 2l को q के साथ लिख देंगे, 2ql, और यहाँ पे हो जाएगा भाई 2r/r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको एक बात दिमाग में आपके आ रही हो तो ये होता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। क्या होता है? इसे कहते हैं P, ठीक है भाई। ये होता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण 2ql। तो इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, आगे लिखेंगे कि E बराबर 1/4πε0 के, और इसके स्थान पे P लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2pr/r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अब जो हम लोग करेंगे वो ये करेंगे, यहाँ पे R है, यहाँ पे L है, ठीक है भाई। आपको मैं फिगर में दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये इतनी बड़ी वाली डिस्टेंस R है और ये छोटी वाली डिस्टेंस ये L है, ये भी L है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, R की तुलना में L को नगाड़े मान लेंगे, मतलब R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर को। जैसे यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, ठीक है भाई, कि यहाँ पे जो लाइन लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि R का मान और L का मान R की अपेक्षा बहुत कम है। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि L का मान R की अपेक्षा बहुत कम हो तो ऐसे लिख देंगे भाई ब्रैकेट में, तो क्या करेंगे, R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर को नगण्य माना जा सकता है, नगण्य माना जा सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, L स्क्वायर का मान 0 कर देंगे, ठीक है भाई। अब लिखेंगे कि जब L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में नगण्य माना जा सकता है, तब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 के 2pr/, यहाँ ध्यान देना भाई, इस L स्क्वायर की वैल्यू जब 0 करेंगे तो हमारे पास बचेगा R स्क्वायर की घात 2। तो इसको हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे R की घात 4, ठीक है भाई। यहाँ पे हो गया R की घात 4। अब ये ऊपर एक R है, इससे एक कटेगा तो यहाँ R क्यूब बच जाएगा, ठीक है। यहाँ जब ये कटेगा तो यहाँ बचेगा R क्यूब। तो
ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p अपॉन r क्यूब। ये E बराबर है। ठीक है भाई, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जिसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। एक काम करेंगे, इस क्यू के लिए भी करेंगे कुछ। ये लिखेंगे कि निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर 1। अब ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। बात समझ आ रही भाई? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। ये जो है ये फार्मूला है अच्छी स्थिति में। ठीक है भाई, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है भाई 9.0 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर ये मान होता है। ठीक है भाई, अगर इसके दिशा की बात करेंगे हम लोग तो दिशा के लिए भी एक पॉइंट लिख लेंगे। यहाँ पे इसके दिशा की बात करेंगे तो उसके लिए एक पॉइंट लिख लेंगे। वैद्युत क्षेत्र E की दिशा, वैद्युत क्षेत्र E की दिशा, वैद्युत क्षेत्र E की दिशा द्विध्रुव की, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी। ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी, धनावेश की ओर होगी। ठीक है भाई, अगर इसकी दिशा के विषय में कोई जानकारी ली जाएगी, जैसे दिशा के विषय में अगर कुछ पूछा जाएगा, ठीक है, तब के लिए ये बात है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ठीक है, ये अच्छी स्थिति के लिए था फार्मूला। बात सुने अरे भाई, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ठीक है भाई, आप कम से कम 2 बार देख लीजिएगा, 2-3 बार, तो आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से। और लिख लीजिएगा नोट्स में अपनी कॉपी बना के। ठीक है भाई, तो आप लिख लेंगे अच्छे से, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।